नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब का अध्ययन करेंगे। परासरण दाब हम किसे कहते हैं, इसको समझें। सबसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू परासरण दाब को समझें। एक चैम्बर में हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक सॉल्वेंट या विलायक को विलयन से पृथक कर देते हैं। यानी हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, इसमें एक चैम्बर ए में हमने सॉल्वेंट भर दिया और चैम्बर बी में हमने सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से ज़्यादा है। अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, विलायक के जो अणु है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाती है। गमन करने के कारण हम देख रहे हैं कि विलायक का तल जो है या लेवल जो है डाउन हो गया और सॉल्यूशन का लेवल अप हो गया। यानी ये जो कि ये व्यक्त करता है कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गमन कर रहे हैं। यानी विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। तो हम परासरण को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब हम दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अर्थात एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। The movement of solvent molecule from lower concentration to higher concentration through SPM is known as osmosis. या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम शुद्ध विलायक या तनु विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक सांद्र विलयन से पृथक करते हैं तो शुद्ध विलायक या तनु विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब परासरण और विसरण यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, हम ये देखें। सबसे पहला डिफरेंस है, परासरण जो है वो विलयनों का गुण है, जबकि विसरण जो है गैसों का गुण है। यानी जो ऑस्मोसिस है वो लिक्विड या सॉल्यूशन का नेचर कैरेक्टर्स है और जो डिफ्यूजन है वो गैसों का कैरेक्टर्स है। परासरण केवल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा ही संपन्न होते हैं। यानी जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसेंशियल है, जबकि डिफ्यूजन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यानी डिफ्यूजन बिना अर्धपारगम्य झिल्ली से भी संपन्न हो सकता है। विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली जैसी कोई शर्त नहीं है। तीसरा हम देखें, परासरण में विलायक के अणु विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। जबकि डिफ्यूजन में हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव करते हैं। ठीक है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर अणु मूव करते हैं। परासरण में जो है गैसों में कभी नहीं होता। परासरण जो ऑस्मोसिस है वो गैसों में नहीं होता, जबकि डिफ्यूजन गैसों के साथ साथ सॉल्यूशन में भी हो सकता है। परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। ठीक है, यानी जो ऑस्मोसिस है उसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं, जबकि विसरण में दोनों यानी विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। अब हम ऑस्मोसिस के कुछ एक्सपेरिमेंट देखें और उसके बेसिस पर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक एग लें और उस एग की हम एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लें। इसमें एक एग हमने लिया, एक अंडा लिया, उसकी जो आउटर शेल है, उसकी बाहरी शेल जो है जो ठोस होती है सफ़ेद कलर की, उसको हम सावधानी से हटा देते हैं। अब इसके नीचे जो है एक मेम्ब्रेन, ये जो सफ़ेद ठोस परत होती है उसके नीचे एक लचीली मेम्ब्रेन होती है, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो हम आउटर जो सॉलिड लेयर है इसकी जो ऊपरी ठोस परत है उसको हटा देते हैं सावधानी से, और इससे हम
दो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग रखते हैं, यानी एक एग को हम वाटर के सॉल्यूशन में रखते हैं और दूसरे एग को हम सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखते हैं। हम थोड़ी देर देखते हैं कि जो जिसका नॉर्मल साइज है उससे अगर जब वाटर के सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो ये स्वेल हो जाएगा, एग जो है फूल जाएगा, और जबकि सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखेंगे तो एग जो है वो शिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो फूलना क्या है, एग का जो फूलना है वो एंडोऑस्मोसिस कहलाता है, अंतः परासरण, जिसके कारण एग फूल जाता है ना। विलायक के अणु जो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और अंडे के अंदर की सांद्रता अधिक है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं, तो ये हमारा एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। जबकि सॉल्ट, अगर हम इसे नमक के विलयन में, सॉल्ट के विलयन में रख रहे हैं तो बाहर जो है सांद्रता अधिक है और अंदर सांद्रता कम है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे ना, अंडे के अंदर से बाहर के विलयन की ओर आएंगे, जिससे अंडा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है, बही परासरण कहलाता है। एग की जगह हम किशमिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी अगर हम जल में किशमिश को रखते हैं तो फूल जाती है, ये एंडोऑस्मोसिस के कारण है। जबकि अगर हम अंगूर को, ग्रेप्स को सॉल्ट के विलयन में रखेंगे तो सिकुड़ जाता है, किस तो यह है हमारा क्या कहलाएगा, एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। अब हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें जिसे हम एबनोलेट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्रयोगशाला में हम परासरण को इस प्रयोग द्वारा दर्शा सकते हैं। इसमें एक थिसिल कीप लेते हैं, एक उसको उल्टी लगा देते हैं और इस थिसिल कीप के नीचे हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, बांध देते हैं, और इस कीप के अंदर हम हायर कंसंट्रेशन का यानी शुगर का सॉल्यूशन भर देते हैं। हमने शुगर का सॉल्यूशन भर दिया। अब पहले इसका लेवल हम नोट कर लेते हैं, यानी मान लो इनिशियल लेवल इसका ये है शुगर के सॉल्यूशन का। अब क्या करते हैं, इस थिसिल कीप को हम वाटर से भरे बीकर में डिप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर सॉल्वेंट है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर की ओर मूव करते हैं, जिससे इस शुगर का जो लेवल है वो अप होना स्टार्ट हो जाता है और एक पोजीशन पर ये अप होना स्टॉप हो जाता है ना, यहाँ आके। तो इनिशियल और फाइनल लेवल के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो हमारी एच होती है। और डी जो है, अब जितना ये ऊपर चढ़ा उसके आधार पर हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब निकाल लेते हैं, जो कि हमारा पाई इक्वल टू एच डी जी होगा। यहाँ एच जितना जो वाट शुगर का लेवल है ऊपर अप हुआ वो हाइट है, डी डेंसिटी है और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर परासरण को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह द्रव स्थैतिक दाब जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के और अधिक अणुओं के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त हो, परासरण दाब कहलाता है। यानी धीरे धीरे हमने देखा कि जो जल के मॉलिक्यूल है वो अंदर मूव कर रहे हैं, जिससे इसका लेवल जो है वो ऊपर आता जा रहा है। एक स्थिति होगी कि इसका जब इसका लेवल ऊपर चढ़ना रुक जाता है, अर्थात जो द्रव स्थैतिक दाब है वो परासरण दाब के बराबर हो जाता है, जिसके कारण परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो जो दाब होगा वो हमारा परासरण दाब कहलाएगा। हम एक तीसरे प्रयोग से भी परासरण दाब को परिभाषित कर सकते हैं। हम एक यू शेप का कंटेनर लें या ट्यूब लें, इस यू ट्यूब के बीच में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब इसके एक चैम्बर में, चैम्बर ए में हम क्या कर देते हैं, सॉल्वेंट भर देते हैं और चैम्बर बी में हम सॉल्यूशन भर देते हैं। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, थोड़ी देर और इसकी दोनों ट्यूब पर, यानी इस ट्यूब पर और इस ट्यूब पर दो पिस्टन लगा देते हैं जो लाइट वेट होते हैं और फ्रिक्शन फ्री होते हैं, यानी हल्के और घर्षण रहित पिस्टन लगा देते हैं। अब क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, जिससे पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। अब और ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी पहले इसकी पोजीशन ए थी तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। पहले ये इनिशियल ये पोजीशन थी, अब ये हो गई। अब इसको वापस पूर्व स्थिति में लाने के लिए हम क्या करते हैं,
पिस्टन, इस P2 पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देते हैं जिससे ये वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। तो नीचे की ओर पूर्व स्थिति में लाने के लिए हम जितना दाब लगाते हैं वो दाब हमारा परासरण दाब कहलाएगा। तो हम परासरण दाब को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, यानी सॉल्यूशन पर एक्सर्टेड एक्सटर्नल फोर्स जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो को रोकने तथा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी विलयन का वह दाब जो बाह्य दाब, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का प्रवाह रोकने तथा जल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब कहलाता है। अब हम एक तीसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी एक चौथे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम परासरण दाब को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें हम परासरण दाब को वाष्प दाब के रूप में बताते हैं। हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन, दो बीकर लेते हैं, एक बीकर में हम सॉल्वेंट भर देते हैं और दूसरे बीकर में हम, एक बीकर में तो हमने सॉल्यूशन भर दिया और दूसरे बीकर में हमने सॉल्वेंट भर दिया और इस बीकर को हम एक बेल जार से ढक देते हैं। ये बेल जार से हमने ढक दिया और इसको धूप में रख देते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, पहले इन दोनों का लेवल बराबर था, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जो सॉल्वेंट का लेवल है वो डाउन हो जाएगा और सॉल्यूशन का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जो विलायक के अणु है वो वाष्पित होंगे और वो वाष्पित होकर यहाँ विलयन के अणुओं के मध्य संघनित हो जाएंगे, तो जिससे विलयन का जो लेवल है वो अप हो जाएगा और विलायक का डाउन हो जाएगा। तो इस आधार पर हम परासरण दाब को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? परासरण दाब वह दाब है जिसे शुद्ध विलायक पर से कम करने पर उसका वाष्प दाब कम होकर विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यह हम ये कह सकते हैं वह आधिक्य दाब जिसे विलयन पर लगाया जाए ताकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब परासरण दाब से अणुभार का निर्धारण हम देखें किस तरह से कर सकते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तनु विलयनों में विलय के अणु ठीक उस प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार गैस के अणु गैस में करते हैं। अभी हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट 4 में देखा। तो विलय के अणुओं द्वारा लगाए गए परासरण दाब का मान ठीक उतना होता है जितना उस परिस्थिति में गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया गैसीय दाब होगा। तो वन टॉफ इक्वेशन से हम देखें कि पाई v इक्वल टू एन आर टी, ये वन टॉफ इक्वेशन है। या हम ये कह सकते हैं पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ सी क्या है? कंसंट्रेशन है, एन मोल्स की संख्या और वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब एन सी को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं W अपॉन एम इंटू वी, यानी एन अपॉन वी, एन हमारा है W1 अपॉन M1 और वी यह, तो C इक्वल टू हो गया हमारा W1 अपॉन M1 इंटू वी। तो यहाँ C की जगह हम ये रख दें तो पाई इक्वल टू हो गया हमारा पाई इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू वी इंटू आर टी। यहाँ W1 विलय का भार है ग्राम में, M1 विलय का अणुभार है, V आयतन है, R गैस नियतांक है और T परमताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। या हम इसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट M1 इक्वल टू क्या होगा? W1 अपॉन पाई इंटू वी इंटू आर टी। अर्थात हमें W1 V R T और पाई ज्ञात हो तो हम किसी विलय का या किसी भी पदार्थ का अणुभार निर्धारित कर सकते हैं परासरण दाब के द्वारा। तो यहाँ हमें परासरण दाब ज्ञात होना आवश्यक है। परासरण दाब ज्ञात होगा तो हम अणुभार का निर्धारण कर लेंगे। तो इस तरह से हम परासरण दाब की सहायता से अणुभार को इस इक्वेशन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।